बाय माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। दोपहर में खाना खाने से पहले दवा जरूर खा लीजिएगा, कहकर प्रेरणा ऑफिस जाने लगी। तभी उसकी सास सुधा ने उसे रोककर कहा, यह पकड़ो टिफ़िन, रोज भूल जाती हो। और हाँ, पहुँचते ही फ़ोन ज़रूर कर देना। मैं भूल भी जाऊँ तो क्या आप भूलने देती हो माँ? पकड़ा ही देती हो खाने का टिफ़िन, लाड दिखाते हुए प्रेरणा ने कहा। तो सुधा भी प्यार के साथ नसीहतें देने लगी कि वह कैंटीन में कुछ भी अनाप शनाप ना खाए। हाँ हाँ, नहीं खाऊंगी मेरी माँ। वैसे याद है ना, शाम को 5 बजे कहाँ जाना है? आप तैयार रहना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। यह बात प्रेरणा ने इशारों में कही तो सुधा ने भी इशारों में ही जवाब दिया कि वे तैयार रहेंगी। क्या इशारे हो रहे हैं दोनों के बीच? सुधा और प्रेरणा को इशारों में बात करते देख अविनाश ने कहा, देख लो पापा, जरूर यहाँ सास बहू की साजिश चल रही है। अविनाश की बातें सुन कैलाश जी भी हंसे बिना नहीं रह पाए, मगर अविनाश तो अपनी माँ के पीछे ही पड़ गया, यह जानने के लिए कि इशारों में प्रेरणा ने उनसे क्या कहा। यह हम सास बहू के बीच की बात है। प्यार से बेटे का कान खींचते हुए सुधा बोली। बेचारा अविनाश बिना बात को जाने ही ऑफिस चला गया। दोनों को ऑफिस भेजकर सुधा 2 कप चाय बना लाई और फिर इत्मीनान से कैलाश जी के बगल में बैठ गई। चाय पीते हुए कैलाश जी एकटक सुधा को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसे छिपा रहे हो? सुधा ने शायराना अंदाज में पूछा तो उनकी हंसी छूट गई। कहने लगे, मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि तुम भी ना अजीब हो। अरे बता देती बेचारे को कि तुम सास बहू का क्या प्रोग्राम है। लेकिन जो भी हो, तुम सास बहू की बॉन्डिंग देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है, वरना आजकल तो मेरा सास बहू के झगड़े सुन कर ही दिमाग घूम जाता है। हाल ही में मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी थी जिसमें लिखा था, सास से तंग आकर एक बहू 12वीं मंजिल से कूद गई और जानती हो, पहले उसने अपने 2.5 साल के बेटे को फेंका और फिर खुद कूद गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। सच कह रहा हूँ सुधा, यह पढ़कर मेरा तो दिल बैठ गया था। कैलाश जी की बातें सुनकर सुधा का भी दिल दहल गया। सोचो जरा उस इंसान पर क्या बीतती होगी जिसे ना तो माँ समझ पाती है और ना पत्नी। पीसता रहता है बेचारा माँ और पत्नी के बीच। हाँ, सही कह रहे हैं आप। हमारे समाज में जब एक लड़की शादी के बाद अपना मायका छोड़कर, जहां उसने लगभग अपनी आधी जिंदगी पूरे हक के साथ गुजारी होती है, ससुराल में कदम रखते ही उसके दिल में घबराहट सी होने लगती है कि यहाँ सब उसे दिल से अपनाएंगे या नहीं, अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे या नहीं। ज़्यादातर घरों में यही होता है कि बहू को आए अभी कुछ दिन हुए नहीं कि जिम्मेदारी की टोकरी उसे पकड़ा दी जाती है। उसे यह तो समझा दिया जाता है कि सास ससुर के साथ ननद देवर और नाते रिश्तेदारों को भी सम्मान देना होगा, लेकिन यह नहीं समझाया जाता कि आज से यह घर उसका भी है और ससुराल में उसकी राय भी उतनी ही मान्य होगी जितनी घर के बाकी सदस्यों की। क्या एक बहू का यह अधिकार नहीं कि घर के हित के लिए जो भी फैसले लिए जाएं उनमें उसकी भी राय शामिल हो? क्यों सास को लगने लगता है कि बहू आते ही उससे उसके बेटे को छीन लेगी? अगर ऐसा ही है तो फिर ना करे वे अपने बेटे की शादी, रखे अपने आंचल में ही छिपाकर। अगर शादी के बाद बेटा अपने परिवार को कुछ बोल जाए तो सबको यही लगने लगता है कि बीवी ने ही सिखाया होगा उसे ऐसा बोलने के लिए, और यही झगड़े की जड़ है। हर बात के लिए बहू को ही दोषी ठहराया जाने लगता है, और तो और उसके मायके को भी नहीं छोड़ते लोग। कहते हुए सुधा की आंखें गीली हो गई, जो कैलाश जी से भी छिपी ना रह पाई। वे समझ रहे थे कि आज सुधा के मन का गुबार निकल रहा है और वह वही सब बोल रही है जो उसके साथ हुआ है। उन्हें भी तो याद है
कभी उनकी माँ ने सुधा को चैन से जीने नहीं दिया। बात बात पर ताने उलाहने, गाली गलौज, यहाँ तक कि थप्पड़ भी चला देती थी वे सुधा पर, और बेचारी रो कर रह जाती थी। लेकिन क्या कोई भी लड़की अपने मायके की बेइज्जती सहन कर सकती है भला? जब सुधा की सास उसके मायके के खिलाफ कुछ बोल देती तो उसे सहन नहीं होता था और वह पलटकर जवाब दे देती थी, और यही बात उनकी माँ की बर्दाश्त के बाहर चली जाती थी। गरजते हुए कहती कि अगर फिर कभी सुधा ने कैंची की तरह जबान चलाई तो वे उसे हमेशा के लिए उसके मायके भेज देगी, क्योंकि उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। बेचारे कैलाश जी भी क्या करते, खून का घूंट पीकर रह जाते, पर अपनी माँ से कुछ कह नहीं पाते। अगर कुछ बोलते तो जोरू का गुलाम कहलाते। और पहले के ज़माने में कहाँ बेटे को इतना हक होता था कि वह पत्नी की तरफदारी में कुछ बोल सके। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कैलाश जी कि जब मेरी बहू का गृह प्रवेश होगा तो उसे सिर्फ कर्तव्यों, दायित्वों, जिम्मेदारियों और फर्ज की टोकरी ही नहीं थमाऊंगी, बल्कि उसे उसके हक और अधिकारों का गुलदस्ता भी दूंगी, क्योंकि आखिर वह भी तो अपनी ससुराल में कुछ उम्मीदें लेकर आएंगी। और अगर तुम्हारी बहू ही अच्छे विचारों वाली नहीं आती तब कैसे निभाती उससे? कैलाश जी ने पूछा। अपने पति की बातों पर वे हंसी और फिर कहने लगी, मैंने यह भी सोचा था कि शायद मेरी बहू मेरे मन मुताबिक नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं उससे निभाऊंगी, उससे इतना प्यार दूंगी कि वह भी मेरे रंग में रंग जाएगी। जानते हैं कैलाश जी, अगर एक औरत चाहे तो फिर चाहे वह सास हो या बहू, अपने रिश्ते को बिगाड़ भी सकती है, और चाहे तो सूझबूझ से रिश्ते को कभी ना टूटने वाले पक्के धागे में पिरो कर भी रख सकती है। हर लड़की चाहती है कि वह एक अच्छी बहू बने, पर इसके लिए सास को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, है कि नहीं? अगर घर के किसी फैसले में बहू की सहमति ना ले, उसे पराई समझे, तो वह हमें कितना अपना पाएगी? बोलिए। उफ, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। घड़ी की तरफ देखते हुए सुधा ने कहा, आज आपको दुकान पर नहीं जाना क्या? सोच रहा हूँ आज ना जाऊँ, वैसे भी लेट हो गया और मंदी के कारण वैसे भी ग्राहक कम ही आते हैं, कैलाश जी ने कहा। उनका अपना कपड़े का व्यापार था। पर यह तो बताओ कि तुम सास बहू ने क्या प्रोग्राम बनाया है? मुझे तो बता दो, वे बोले। कैलाश जी के पूछने पर पहले तो सुधा झूठे सच्चे बहाने बनाने लगी, पर जब उन्होंने जोर दिया तो बोली, आज हम सास बहू फिल्म देखने जा रही है। अच्छा, कौन सी? पूछते हुए कैलाश जी की आंखें चमक उठी। अरे वह करीना कपूर और सोनम कपूर की कोई नई फिल्म आई है ना, क्या नाम है उसका? हाँ याद आया, वीरे दी वेडिंग, वही देखने जा रही है। आज आप घर पर ही हैं तो ध्यान रखना घर का। अच्छा, तो अब तुम सास बहू फिल्म देखो और हम बाप बेटा खाना पकाए, यही कहना चाहती हो ना? हाँ सही तो है, हंसते हुए सुधा बोली और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। अच्छा ठीक है, खाना हम बना लेंगे, पर एक कप चाय और पिला दो, कैलाश जी ने कहा। तो सुधा भुनभुनाई, यह कहकर कि घर में रहते हैं तो बार बार चाय बनवा कर परेशान कर देते हैं। जो भी हो, पति पत्नी अपने जीवन में बहुत खुश थे, और हो भी क्यों ना जब प्रेरणा जैसी बहू उनके साथ है। शादी के 4 साल हो गए, पर कभी उसने सुधा को यह एहसास नहीं दिलवाया कि वह उनकी बहू है। पास पड़ोस, नाते रिश्तेदार इन दोनों के रिश्तों को देखकर आश्चर्य करते और कहते कि क्या सास बहू भी कभी ऐसे एक साथ इतनी खुश रह सकती है? लगता ही नहीं है कि दोनों सास बहू है। प्रेरणा एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी कर रही थी, और वहीं उसकी मुलाकात अविनाश से हुई, जो जान पहचान के बाद दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। 2 साल तक
बेरोक टोक उनका प्यार चलता रहा और फिर दोनों परिवारों की सहमति से विवाह के बंधन में बंध गए। वैसे तो बचपन से ही प्रेरणा को सास नाम की प्राणी से डर लगता था, क्योंकि उसके जेहन में एक हौवा सा बैठ गया था कि सास और बहू में कभी नहीं पटती, क्योंकि अपने घर में भी तो उसने आए दिन अपनी माँ और दादी को लड़ते झगड़ते ही देखा था। ज्यों-ज्यों वह बड़ी होती गई, दादी और माँ में लड़ाइयाँ भी बढ़ती चली गई। उसे याद है जब उसकी माँ और दादी में झगड़ा होता और उसके पापा किसी एक की तरफदारी करते तो दूसरी का मुंह फूल जाता। हालात यह हो गई कि फिर उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। जब भी दोनों में झगड़ा होता, प्रेरणा के पापा घर से बाहर निकल जाते। नाते रिश्तेदारों और पास पड़ोस में भी तो आए दिन सास बहू के झगड़े सुनते देखते वह घबरा सी जाती। उसे याद है जब पड़ोस की शकुंतला चाची की बहू ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली थी, तब यह सुनकर प्रेरणा की रूह कांप उठी थी। वैसे हल्ला तो यही हुआ था कि उसके सास ने ही उसे जलाकर मार डाला, मगर कोई सबूत ना मिलने के कारण वह कुछ सजा पाकर ही बच गई थी। मगर मारा तो उसे उसकी सास नहीं था, क्योंकि उसकी बहू तो गाय समान सीधी थी, ऐसा प्रेरणा की दादी कहा करती थी। प्रेरणा की दादी भी किसी सापनाथ से कम नहीं थी और माँ तो नागनाथ थी ही, क्योंकि दादी एक सुनाती तो माँ 1000 सुना डालती। खैर, एक दिन प्रेरणा की दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब दादी की तेरहवीं पर मोहल्ले की औरतों के सामने घड़ियाली आंसू बहाते हुए प्रेरणा की माँ शांति कहने लगी कि उनकी सास सास नहीं, माँ थी उनकी। जाने अब वे उनके बगैर कैसे जी पाएंगी। मन तो हुआ प्रेरणा का कि कह दे कि क्यों झूठे आंसू बहा रही हो माँ, कब तुमने दादी को माँ माना, मगर वह चुप रही। मन ही मन सोचने लगी कि बस नाम ही शांति है उसकी माँ का, काम तो सारे अशांति वाली ही करती है। सास बहू के झगड़े सुन देखकर प्रेरणा का तो शादी पर से विश्वास ही उठ गया था। जब भी उसकी शादी की बात चलती वह सिहर जाती, सोचती जाने कैसी ससुराल मिलेगी, कहीं उसकी सास भी शकुंतला चाची जैसी निकली तो, या कहीं उसमें भी उसकी माँ का गुण आ गया तो। ऐसे कई सवाल उसके मन को डराते रहते। अपने मन का डर उसने अविनाश को भी बताया, जिसे सुनकर उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। किसी तरह अपनी हंसी रोक वह कहने लगा, हाँ मेरी माँ सच में हिटलर है। सोच लो अभी समय है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पागल, मेरी माँ पुराने जमाने की सास नहीं है, तुम्हें उनसे मिलने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। अविनाश की बातों से उसका डर जरा कम तो कर दिया, पर पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। अब भी सास को लेकर दिल के किसी कोने में डर तो था ही। विदाई के वक्त बड़े प्यार से शांति ने भी अपनी बेटी का कान फूंकते हुए समझाया, देख बिटिया, सास को कभी माँ समझने की भूल ना करना, क्योंकि सास चुड़ैल का दूसरा रूप होती है। देखा नहीं अपनी दादी को, माँ जी कहकर उसे सिर पर मत बैठा लेना, पैरों में तेल मालिश वालिश की आदत तो डालना ही मत, नहीं तो मरते दम तक तुमसे सेवा करवाती रहेंगी। सबसे बड़ी बात, पति को अपनी मुट्ठी में रखना और उसके कमाए पैसों को भी, अपनी कमाई तो उसे छूने भी मत देना। एक बार मुंह को खून लग जाए तो आदत पड़ जाती है। समझ रही हो ना मेरे कहने का मतलब। अपनी माँ की कुछ बातों को उसने आत्मसात कर लिया तो कुछ को नहीं। ससुराल में जब प्रेरणा ने पहला कदम रखा तो सबसे पहले उसका सामना सुधा यानी अपनी सास से ही हुआ। उनका भरा हुआ रोबीला चेहरा, लंबा चर्बी से लदा शरीर देखकर ही वह डर गई। लगा जैसा नाम वैसा ही रूप, और जिस रूप से वे आत्मविश्वास से भरी आवाज में बातें करती, प्रेरणा कांप जाती। वह समझ गई कि उसका हाल वही होने वाला है जो और बेचारी बहुओं का होता आया है।
मगर हफ्ता 10 दिन में ही जान लिया प्रेरणा ने कि यथा नाम तथा गुण वाली कहावत सुधा पर कहीं से भी लागू नहीं होती है। तेज तरार कैंची की तरह जवान और सांसों वाला रोब जरा भी नहीं था उनके पास। एक रोज जब वह अपनी माँ को याद कर रोने लगी तो उसकी सास ने उसे सीने से लगा लिया और कहा कि वे उसे सास नहीं माँ समझे और जब मन हो जाकर अपनी माँ से मिल आए। किसी बात की रोक टोक नहीं है यहाँ उस पर, क्योंकि यह उसका भी घर है। जैसे उनके लिए उनकी बेटी है वैसे ही बहू भी। और सिर्फ कहा ही नहीं, सुधा ने करके भी दिखाया, क्योंकि प्रेरणा का नए माहौल में ढलने और वहाँ के लोगों की पसंद नापसंद को समझने के लिए उसे पर्याप्त समय दिया। अगर प्रेरणा से कोई गलती हो जाती तो एक माँ की तरह बड़े प्यार से उसे सिखाने का प्रयास करती। पाक कला में तो उसकी सास ने ही उसे माहिर किया था, वरना एक मैगी और अंडा उबालने के सिवा और कुछ कहाँ बनाना आता था उसे। लेकिन कभी सुधा ने उसे इस बात के लिए ताना उलाहना नहीं मारा, बल्कि बोलने वालों का भी यह कहकर मुंह चुप करा देती कि आज की लड़कियां चांद पर पहुंच चुकी है। पर अफसोस कि हमारी सोच आज भी वहीं की वहीं है, क्योंकि हमें बहू सर्वगुण संपन्न चाहिए। क्या हम सासें भी सर्वगुण संपन्न, और यही उम्मीद हम अपनी बेटियों से क्यों नहीं लगाते। फिर क्या मजाल जो कोई प्रेरणा के बारे में कुछ भी बोल दे। उस दिन सुधा की बातें सुनकर दिल से प्रेरणा ने अपनी सास को माँ समझा और सोच लिया कि वह कैसा रिश्ता निभाएगी अपनी सास से। कभी सुधा ने यह नहीं जताया कि अविनाश उनका बेटा है तो अविनाश पर पहला अधिकार भी उनका ही है, और ना ही कभी प्रेरणा ने ऐसा जताया कि अब उसके पति पर सिर्फ उसका अधिकार है। जब कभी बेटे बहू में किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती तो सुधा बहू का ही साथ देती। इससे प्रेरणा के मन में सुधा के प्रति और सम्मान बढ़ता गया। धीरे धीरे वह अपनी सास के और करीब आने लगी, पूरी तरह से खुलने लगी उनके साथ। कोई भी काम होता वह सुधा से पूछकर ही करती। उसका जो भय था सास को लेकर वह दूर हो चुका था। लोग कहते हैं अच्छी बहू बनना और सूर्य पर जाना एक ही बात है, लेकिन अगर मैं एक अच्छी बेटी हूँ तो अच्छी बहू क्यों नहीं बन सकती। माँ दादी को मैंने हमेशा लड़ते झगड़ते देखा है, लेकिन गलती सिर्फ दादी की ही नहीं होती थी। माँ चाहती तो सास बहू के रिश्ते को संवार सकती थी, पर उन्होंने और बिगाड़ा रिश्ते को। मुझे भी उन्होंने वही सब सिखाया सास के प्रति, पर मैं तो उनकी एक भी बात नहीं मानी, क्योंकि मैं जानती थी कि सामने वाले मुझे वही देंगे जो मैं उन्हें दूंगी, और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। शादी के बाद एक लड़की का रिश्ता सिर्फ अपने पति से ही नहीं जुड़ता, बल्कि ससुराल के बाकी सदस्यों से भी खास रिश्ता बन जाता है। यह बात क्यों नहीं समझती लड़कियां। अगर अपने घर का माहौल हमेशा अच्छा और खुशी भरा रखना है तो मुझे अपनी माँ की बातें भूलनी होगी, और फिर सिर्फ पति पत्नी में ही 7 वचन क्यों, सास बहू भी क्यों ना कुछ वचनों में बंध जाए, ताकि जीवन सुखमय बीत सके। अपने आप से ही कहती प्रेरणा। उस दिन ठान लिया प्रेरणा ने कि वे सास बहू भी कुछ वचनों में बंधेगी और अपने रिश्ते को एक नया नाम देगी, अनोखा रिश्ता। अब प्रेरणा अपनी सास की हर पसंद नापसंद को जानने समझने लगी थी। चाहे शॉपिंग पर जाना हो, फिल्म देखने जाना हो, या घर में बैठकर सास बहू सीरियल देखना हो, दोनों साथ देखती। अब तो प्रेरणा ने सुधा को व्हाट्सएप, फेसबुक, लैपटॉप, यहाँ तक कि कार चलाना भी सिखा दिया था। सबके ऑफिस चले जाने के बाद सुधा घर में बोर ना हो, इसलिए उसने ज़बरदस्ती उन्हें किटी भी ज्वाइन करवा दी। शुरू में सुधा को अजीब लगा था, पर फिर मज़ा आने लगा। अब वे भी अपनी बहू के साथ जाकर और औरतों की तरह स्टाइलिश कपड़े खरीद लाती। वजन भी बहुत कम कर लिया था। आखिर दोनों सास बहू रोज़ वॉक पर जो जाती थी,
अपने हल्के शरीर को देख बहुत खुश होती सुधा और उसका सारा श्रेय देती अपनी बहू को, जिसके कारण उनमें इतना बदलाव आया था। वरना तो 5 गज की साड़ी में ही लिपटी उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन चुटकी लेते हुए कैलाश जी ने कहा भी, कहीं तुम सुधा पावर से 0 फिगर साइज वाली करीना न बन जाओ, फिर मेरा क्या होगा मेरी जान। हाँ बनूंगी ही, आपको क्यों जलन हो रही है। सुधा बोली, अरे मैं क्यों जलने लगा भाई, अच्छा है बन जाओ करीना की तरह, मेरे लिए तो और अच्छा ही है, वरना तो ट्रक के साथ आधी से ज़्यादा उम्र बीती गई मेरी। कहकर कैलाश जी हंस पड़े और सुधा बड़बड़ा उठी। दोनों की इस तरह की नोकझोंक देख प्रेरणा और अविनाश हंस पड़ते। एक दिन जब प्रेरणा ने अपने लिए जीन्स और टी शर्ट खरीदी तो सुधा के लिए भी खरीद लाई। वैसे अविनाश ने मना किया था कि मत खरीदो, माँ नहीं पहनेंगी, पर वह ले ही आई। अरे यह क्या ले आई बहू, नहीं नहीं मैं ये सब नहीं पहनूंगी, लोग क्या कहेंगे, और मेरी उम्र तो देखो। जीन्स व टी शर्ट एक तरफ रखते हुए सुधा ने कहा, उम्र क्यों नहीं है, अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है माँ, लगता ही नहीं है कि आप 50 की है। लोगों की परवाह छोड़िए, बस वही पहनिए जो आपको अच्छा लगता है, और मुझे पता है आपको जींस पहनने का मन है, आप यह जरूर पहनेंगी। हुक्म सुनाकर प्रेरणा फ्रेश होने चली गई। सुधा उसे जाते देखते हुए सोचने लगी कि यह कैसा अनोखा रिश्ता है उनका। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।